जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद फ़ाखर है। तो आज मैं बात करने लगा हूँ एक टॉपिक बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक के ऊपर, जिसका टॉपिक का नेम है एंजाइम्स। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बात करूँगा कि एंजाइम्स क्या हैं, उसका मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स क्या होती हैं, आईयूबी और एमबी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स क्या हैं, और कुछ फैक्टर इफेक्टिंग ऑन एंजाइम्स क्या चीज़ें होती हैं। फिर मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स के ऊपर हम बात करेंगे। दैन फिर फर्दर एंजाइम्स के इनहिबिशन के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद थेराप्यूटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करेंगे एंजाइम्स के। दैन फिर फर्दर फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस एंजाइम है जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो ये हमारा पूरा कोर्स ऊपर कंटेंट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो बुक्स हैं। एक जो आपके पास एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट्री होती है जो कि मुश्ताक अहमद साहब की है। इधर से भी आप इसको पढ़ सकते हैं जो पढ़ना चाहें, या फिर आप इधर से ये बायोकेमिस्ट्री से एडिशन है डेंसी राय फेरर की, आप इधर इससे भी याद कर सकते हैं। तो मैंने मिक्स करके कंबाइन करके तो मैं इजी बताने की कोशिश करूँगा। तो इसको वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा। जी अब हम बात करने लगे हैं एंजाइम्स की कि एंजाइम्स होते क्या हैं। अगर आप इधर से जो हमारे पास मुश्ताक अहमद साहब की बायोकेमिस्ट्री एसेंशियल आप उधर से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 6 में मिलेगा। अगर आप उधर दूसरी बायोकेमिस्ट्री से पढ़ेंगे तो उसमें आपको चैप्टर नंबर 5 में ही मिलेगा। तो मैंने मिक्स करके एक छोटा सा टॉपिक बनाने की कोशिश की है कि आपको ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर का जो चैप्टर है एंजाइम के, वो आपको आसानी से समझ आ जाए। तो पहले बात करते हैं कि एंजाइम है क्या चीज़। तो एंजाइम को हम कहते हैं कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो कि डेट कैटालाइज करती है ऑफ केमिकल रिएक्शन को इन द लिविंग सेल्स आर कॉल्ड एंजाइम। यानी कि एंजाइम क्या है कि एंजाइम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन है, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन से ये मिलकर भी बना हुआ है कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो कि कैटालाइज का काम करती है। कैटालाइज करते हैं इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसका रिएक्शन इंक्रीज करवा रहा है तो उसको हम कैटालाइज कहते थे। ठीक है, तो एंजाइम क्या काम कर रहा है कि डेट कैटालाइज ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन का रेट जो है उसको इंक्रीज कर रहा है इन लिविंग सेल्स के अंदर, और वो जानदारों के खुलियों के अंदर। ठीक है, जब आपके जो खुलिए हैं लिविंग सेल्स हैं उनके अंदर जब केमिकल रिएक्शन जो इंक्रीज हो रहा है किसकी वजह से, वो एंजाइम की वजह से। तो वो चीज़ें क्या है, वो एंजाइम है। यानी कि सिंपल मायने में आप ये कह सकते हैं जो चीज़ें आपके केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करवा रही है, जो प्रोडक्ट है वो आपके पास एंजाइम है। फर्दर हम इसके ऊपर मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल भी यहाँ पे देता हूँ। यानी कि जब आप खाना खाते हैं, ठीक है, आपने खाना खा लिया, खाना जब हजम हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है जिसकी वजह से खाना आपकी बॉडी के अंदर हजम हो रहा है। तो बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं इसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं आपके खाना खाने में। लाइक मिसाल के तौर पे अगर आप खाना खाते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, लिपिड्स ले रहे हैं, तो क्या है कि लाइटेज आ रहा है, माइलेज आ रहा है। एक्चुअली में जो आपका सलाइवा है, इट्स सलाइवा इट्स अ एंजाइम। ठीक है, जो आपका सलाइवा है, सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम अमाइलेज कहते हैं। सलाइवा के अंदर अमाइलेज है जो कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करवाता है। तो ये एक एंजाइम है। ठीक है, अब ये एंजाइम क्या है, आगे फर्दर हम इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देन क्या है कि जब आप खाना खाते हैं, कार्ब्स खाते हैं, तो जी वो एंजाइम जो है वो केमिकल रिएक्शन सब जो सबस्ट्रेट आया, यानी कि खाना आपका सबस्ट्रेट हो गया जी, उसके साथ जी वो अटैच हो गया एंजाइम। देन एंजाइम ने क्या किया, प्रोडक्शन करवा दी, इंक्रीज उसका कैटालाइज स्टार्ट होना शुरू हो गया, यानी कि रिएक्शन जो था वो स्टार्टअप हो गया, बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया, उसका जो रेट था वो ज़्यादा होना शुरू हो गया। इसके ऊपर मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जी अब मैं बात करने लगा हूँ कि एंजाइम्स की, कि एंजाइम होता क्या चीज़ है। आपने टॉपिक तो पढ़ लिया, अगर आप इसमें ओवरव्यू देन आपने देना, कोई डेफिनेशन आपने देनी कि एंजाइम है क्या। तो सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि एंजाइम इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन दैट कैटलाइज केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सेल्स आर कॉल्ड एंजाइम। या फिर आप ये कह सकते हैं द स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन दैट कैटलाइज और केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सेल इज कॉल्ड एंजाइम। यानी कि एंजाइम होता क्या है, एंजाइम एक स्पेशल टाइप ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन है, वो एक तरह या प्रोटीन से मिलकर बना है, लेकिन वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन से मिलकर बना है। और वो क्या कैटालेज करवाता है। कैटालेज का मतलब होता है कि इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन कोई भी हो रहा है उसका रेट को इंक्रीज कर देना, तो वो कैटालेज कराता है। अब एंजाइम क्या करता है, एंजाइम ये काम करता है कि जब वो सबस्ट्रेट, या अगर मैं बताता हूँ कि सबस्ट्रेट क्या चीज़ होती है, देन वो सबस्ट्रेट के साथ मिलता है तो देन क्या करता है, उसका रिएक्शन जो है वो एंजाइम मिलकर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है
कैटलिस्ट स्टार्ट हो जाता है लिविंग सेल्स के अंदर, ठीक है, जानदारों के खुलियों के अंदर ये काम हो रहा होता है कि उसका जब एंजाइम मिलता है या टाइप है वो कैटलिस्ट का काम करवाता है या इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन करवा देता है, ये एंजाइम का काम होता है, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं कि एंजाइम अब मैं यहाँ पे ना आपको एक छोटी सी चीज़ मिसाल समझाने की कोशिश करता हूँ कि उससे शायद आपको पता लग जाए कि एंजाइम क्या किस तरह से होता है। तो एंजाइम जैसा मैं बता चुका हूँ कि एक टाइप है प्रोटीन की और ये कैटालाइज करवाती है, मतलब कि इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन करवा रही होती है। जिस मिसाल के तौर पर आपने खाना खाया, खाना हज़म हो गया, लेकिन जब आप खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाया, खाना ऑब्वियसली हज़म करने के लिए वो एंजाइम्स आते हैं, ठीक है, एंजाइम बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। अब एंजाइम नहीं आते, लेकिन हर एक एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए एक जैसा ही होता है, ठीक है। ये आगे मैं बताऊंगा सारा डिटेल में। तो क्या है कि यानी कि एंजाइम, आपने खाना खाया, आपका सलाइवा इट्स ए एंजाइम्स, ठीक है, सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है जिसको हम अमाइलेस एंजाइम कहते हैं। अब सलाइवा के अंदर अमाइलेस एंजाइम होता है, लाइक वो एक आप पूरा ही कह सकते हैं कि पूरा ही सलाइवा एक एंजाइम है। तो एंजाइम क्या है कि जब आपने खाना खाया, एंजाइम ऑब्वियसली आपने कार्ब्स लिए तो अमाइलेस ने वहीं पे आपकी डाइजेशन स्टार्ट करवा दी, वहीं पे उसकी तोड़ फोड़ शुरू कर दी, वहीं पे कैटलाइजेशन स्टार्ट होगी, मतलब कि वहीं पे रेट ऑफ रिएक्शन जो था इंक्रीज़ हो गया। आपका सलाइवा, आपके वो जो एंजाइम्स था, एंजाइम ने सबस्ट्रेट जो आपकी प्रोडक्ट जो आपने मतलब कि खाई उसके साथ उसका रिएक्शन स्टार्ट हो गया। गॉट इट। तो ये हमारे पास था एंजाइम का कि एंजाइम किस तरह से वर्क करता है। इसको मैं ना आपको प्रैक्टिकली डायग्राम बना के मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या होता है। जी अच्छा, पहले ना मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ समझा दूँ कि जी सबस्ट्रेट होता क्या है। तो जो सबस्ट्रेट होता है ना, वो चीज़ है जिसके केमिकल रिएक्शन को एंजाइम बढ़ाता है। गॉट इट। यानी कि सबस्ट्रेट वो एक प्रोडक्ट कह लें या वो एक चीज़ है कि जिसका जो केमिकल रिएक्शन है ना, एंजाइम ने वो बढ़ाना है उसका, ठीक है। यानी कि एंजाइम जिस भी चीज़ पर काम करता है वो सबस्ट्रेट होता है। ओके, एंजाइम ने जिस भी चीज़ के ऊपर काम करना है ना, वो सबस्ट्रेट कहलाता है। गॉट इट। यानी कि अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर हम खाना खाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर लिपिड्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, और उसको जो डाइजेस्ट करवाता है एंजाइम ना, वो लाइपेज होता है, ठीक है, करवाने वाला एंजाइम उसको लाइपेज हम कहते हैं। तो लाइपेज एंजाइम जो होगा ना, वो सबस्ट्रेट के ऊपर जो है ना वो काम करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे बच्चे आपने खाना खा लिया, ठीक है, या लाइक ये फैट है आपका, इट्स अ सबस्ट्रेट। अब एंजाइम ने सबस्ट्रेट के ऊपर काम करना है उसकी केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने के लिए अपने, ठीक है। तो यानी कि आपने खाना खाया, ये खाना आपने खा लिया, तो एंजाइम आया, एंजाइम ने क्या किया, अपना काम शुरू कर दिया, ठीक है। क्या शुरू किया, कैटलाइज करवाना शुरू कर दिया। अब क्या है कि जिस जगह पर आप मतलब कि ना ये आपस में मिलते हैं, ये सबस्ट्रेट और एंजाइम ये आपस में मिलते हैं, तो देन क्या है आपके पास, उस साइट को हम कह देते हैं एक्टिव साइट, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा एक्टिव, लेकिन एक्टिव साइट होती है जो कि ये एरिया आपके पास होता है ना, ये सारा ये एरिया यहाँ पे आके जब इसने मिलना होता है, उस एरिया को हम कह देते हैं एक्टिव साइट है। गॉट इट। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो इंजाइम होता है ना, उसके आस वो ना एक अट्रैक्शन शो करता है, ठीक है, अट्रैक्शन शो करता है, और ऐसे ही सबट्रेट के मुतल्लिक ना, या उसके लिए एक अट्रैक्शन शो करता है। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि जी अगर यहाँ पे आपके पास आया ना फैट, लाइक आपने लिपिड्स खाए हैं तो जी यहाँ पे आपके पास लाइपेज ही आएगा। अगर आपने कार्ब्स खाए हैं तो यहाँ पे कभी वो नहीं आएगा, क्या नाम है, अमाइलेस नहीं आएगा इसकी, लिपिड्स की डाइजेशन के लिए कभी भी अमाइलेस नहीं आएगा। मतलब कि ना एक स्पेसिफिक, जैसा फॉर एग्जांपल आपने आरबीसीज पढ़े हो बच्चे, अगर आपने आरबीसीज देखें तो यू नो कि आरबीसीज के ऊपर एक एंटीजन होता है, आरएच फैक्टर होता है जिसको आप कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर अब देखें कि एक बंदे को तो हम एक जैसा ही खून जो है वैसे ही लगाएंगे ना, ऑपोजिट तो नहीं लगा सकते ना। सेम यही वाला इसका भी यही काम करता है कि इसके ऊपर भी एक ये अपने अट्रैक्शन शो करता है, यानी कि ये लाइपेज एंजाइम है, ठीक है। लाइपेज एंजाइम ने फैट की डाइजेशन करवानी, कार्ब्स की नहीं करवाएगा। गॉट इट। ये यानी कि एक स्पेसिफिक जो है ना अट्रैक्शन शो करता है, और फिर देन ये आपस में मिल जाते हैं, और जब ये आपस में मिलते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा समझ लेना है इसको कि ये एंजाइम होता है, ठीक है। गॉट इट। अब हम इसके मैकेनिज्म के ऊपर बात करेंगे कि मैकेनिज्म क्या होता है।
तो मैंने आपसे बात कर ली थी एंजाइम के ऊपर कि एंजाइम क्या चीज़ है, कि एंजाइम का पहले मैंने आपको बताया कि वो क्या एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि कैटलाइज करवाती है केमिकल रिएक्शन की लिविंग सेल के अंदर, तो वो एंजाइम कहलाता है। और एंजाइम यानी कि जो भी, और इसके अंदर क्या है कि एंजाइम के अंदर एक और मैंने आपको बात बताई थी कि वो ये थी कि जो एंजाइम होता है कि वो जब केमिकल जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की मैंने बताई थी कि जो सबस्ट्रेट होता है वो केमिकल रिएक्शन को एंजाइम जो है ना उसका बढ़ा देता है। और ये भी है कि जो एंजाइम है ना वो एक स्पेसिफिक अट्रैक्शन जो है वो शो करता है अपने से ही सिमिलर, मतलब कि जिसकी उसने कैटलाइज करवाना था उसके लिए। देन जब दोनों आपका जो सबस्ट्रेट है और जो एंजाइम है जब वो आपस में दोनों मिलते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलती है। देन भी कैटलाइज का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता होता है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो उनका आपस में होना था वो इंक्रीज हो जाता होता है। तो वो पहले मैंने आपको वीडियो जो है वो दिखाई है ड्रॉ करके भी, सारा लेबल्ड भी, तो वो आपको उसमें समझ आ जाएगी कि क्या मैं बात करना चाह रहा था। देन फर्दर अब मैं बात करने लगा हूँ कि इसका मैकेनिज़्म क्या है, ये किस मैकेनिज़्म के ऊपर बात करते हैं। अभी मैं नो हाउ थोड़ा बहुत आपको दे दूँ कि जी इसकी क्या क्या, मतलब कि इससे दो थ्योरीज़ के ऊपर काम करता है। जो एंजाइम है ना, एंजाइम का मैकेनिज़्म जो दो थ्योरीज़ पे काम करता है। एक थ्योरी है लॉक एंड की ई मॉडल भी उसको आप कह सकते हैं, या फिर लॉक एंड की थ्योरी भी कह सकते हैं। दूसरी आपके पास आ जाती है वो है इंड्यूस फिट थ्योरी। इंड्यूस फिट थ्योरी दूसरा आपके पास मॉडल है जिसके ऊपर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स होता है। तो इसके ऊपर ना मैं आपको दोबारा से एक बना के एक डायग्राम बना के मैं आपको समझा देता हूँ कि लॉक एंड की थ्योरी क्या कहती है, और आपके पास जो हम है जो इंड्यूस फिट थ्योरी है वो क्या कहती है कि किस तरह से मैकेनिज्म होता है एंजाइम का। अच्छा जी, इधर ना हमारे पास जो है ना आपके पास लॉक एंड की थ्योरी, जो लॉक एंड की थ्योरी है ना वो ये चीज़ कहती है, सॉरी यहाँ पे ब्लडनेस फील हो रही थी, चलिए अब ठीक हो गया। अच्छा, जो लॉक एंड की थ्योरी है ना वो ये कहती है कि ना जो भी सबस्ट्रेट होता है ना उसका एक स्पेसिफिक ही एंजाइम होता है, गॉट इट। और वो उसमें उस तरह से ही फिट हो सकता है, मतलब कि जैसा ना ताले में चाबी फिट होती है ना, सेम उसी तरह कोई और एंजाइम नहीं आके फिट हो सकता उसके अंदर। लॉक एंड की थ्योरी ये कहती है, मतलब कि मीन्स ये एंजाइम है, ठीक है, गॉट इट, और ये आपके पास जो है ना सबस्ट्रेट है, और जो एंजाइम है ना वो अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही फिट होगा। कोई और आ गया ना, मिसाल के तौर पे ये देख रहे हैं ना कि आप ये लॉक हो जाएगा, जिसमें ताले में चाबी फिट होती है ना प्रॉपर्ली, तो कोई और चाबी नहीं लगती। सेम इसी तरह इसका भी मैकेनिज्म होता है कि जो एंजाइम है ना वो एक अपने जो स्पेसिफिक एंजाइम जो है ना वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही जो आपस में मतलब कि इंटरलॉक कर सके, तो उनके साथ ही मिलता है। यानी कि अगर कोई और सबस्ट्रेट आपके पास लाइक इस तरह की शक्ल का आ जाए, ठीक है, मीन्स इस तरह से करके आ जाए, तो ऑब्वियसली ये खाली रहेगा, प्रॉपर तो इंटरलॉक नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए वो लॉक एंड की थ्योरी ये कहती है कि जो सबस्ट्रेट होता है उसका जो स्पेसिफिक एंजाइम होता है वही उसके साथ फिट बिल्कुल बैठता है, कोई दूसरा नहीं आके बैठ सकता उसके साथ। इसी तरह हमारे पास जो दूसरे इधर ही मैं बना देता हूँ, जो हमारे पास दूसरी थ्योरी है वो ये कहती है इंड्यूस फिट थ्योरी। इंड्यूस फिट थ्योरी ये कहती है कि जो एंजाइम होता है ना वो फ्लेक्सिबल होता है, लाइक इस तरह से मैं बना दूँ अगर, लाइक वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और जो आपका सबस्ट्रेट है वो किसी भी फॉर्म में अगर हो तो जो आपका जो एंजाइम है वो उसको उस अब क्योंकि फ्लेक्सिबल है और ये उसके मुताबिक ही अपने आप को उसके में ढाल लेता है, ठीक है, मतलब कि अपनी शेप वैसी कर लेता है। तो इंड्यूस फिट थ्योरी ये कहती है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं बना देता हूँ थोड़ा सा, कि अगर आपका सबस्ट्रेट इस तरह से था और आपका ये फ्लेक्सिबल इस तरह से मर करके इसने ये इसके साथ अटैच हो गया, मीन थोड़ा ये दूर हो गया मीन ये अटैच हो गया, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल था एंजाइम, इसने क्या किया अपने आप को सबस्ट्रेट के मुताबिक डाल लिया और वो इंटरलॉक हो गया। ये दो थियरीज थी। इसके बाद हम फर्दर भी आगे बात करेंगे कि क्या होता है, किस तरह से वर्क होता है, और मैकेनिज्म थोड़ा सा आगे डिटेल में भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी समझाने के लिए मैंने आपको ये अमल इख्तियार किया। उम्मीद है आपको समझ आ गया कि थ्योरी 1 है जिसको लॉक एंड की मॉडल भी कहते हैं, और थ्योरी 2 है जिसका इंड्यूस फिट थ्योरी कहते हैं। इसमें क्या है कि एक स्पेसिफिक जो आपके पास एंजाइम है वो अपने ही स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही इंटरलॉक होगा, और अगर आपके पास जो इधर एंजाइम है वो फ्लेक्सिबल होता है और सबस्ट्रेट आपका किसी भी शेप का हो तो ये जो आपके पास एंजाइम है वो उसको उसके मुताबिक अपने अंदर ढाल लेता है, गॉट इट। अब मैं बात करने लगा हूँ कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एंजाइम्स की, कि आपको किस तरह से पता लग सकता है कि एंजाइम्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। आपका अगर क्वेश्चन आ जाता है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स, तो आप क्या लिखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज़ आपके पास आती है कि जो एंजाइम है ये इंक्रीज़ करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को,
ठीक है। दूसरी आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये आती है कि दे आर ऑलवेज स्पेसिफिक फॉर देयर सब्सट्रैक्ट, मतलब कि ये हमेशा से ही एक अपने स्पेसिफिक सब्सट्रैक्ट के लिए ही क्या है कि वो तैयार रहते हैं, किसी और को नहीं वो मूल करते, ठीक है। यानी कि अपने जो उनका स्पेसिफिक सब्सट्रैक्ट है वो उसी के साथ ही इंटरलॉक होंगे। और दूसरा ये उनकी एक कह लें कि प्रॉपर्टी है एंजाइम की। तीसरा हमारे पास आता है कि एंजाइम आर थर्मोमोबाइल। थर्मोमोबाइल का क्या है कि वो हीट सेंसिटिव होते हैं, और वो अगर उनको हीट सेंसिटिव इस तरह से हैं कि अगर थोड़ी सी उनका जो टेम्परेचर है ना वो गालबन 35 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर उससे ज़्यादा उनको हीट मिल जाए तो वो डी नेचर हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, वो प्रॉपर्ली तौर पर फंक्शन भी नहीं परफॉर्म करते और वो बिल्कुल ज़ाया हो जाते हैं एंजाइम। ये एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ है कि वो क्या है कि एंजाइम्स आर थर्मोमोबाइल है। एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम्स आर एम्फोटेनिक। एम्फोटेनिक में ये होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं ना उनके ऊपर एक स्पेसिफिक नेगेटिव चार्ज भी होता है और उनके ऊपर एक स्पेसिफिक पॉजिटिव चार्ज भी होता है। वो अगर जिस तरह का भी सब्सट्रैक्ट है वो उसके मुताबिक उसका अगर सब्सट्रैक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो देन इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो देन वो उसको वहाँ से भी काम चल जाएगा। अगर जो आपके पास सब्सट्रेट है, सॉरी सब्सट्रैक्ट कह दिया मैंने, जो सब्सट्रेट होता है उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनके ऊपर भी जो आपके पास जो एंजाइम है वो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके तो देन उसका काम चला लेगा। तो क्या है कि ये भी एम्फोटेनिक होते हैं। देन फर्दर बस चीज़ आती है, वो ये चीज़ होती है कि जो एंजाइम होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं और ये एक्टिविटीज़ जो अपनी परफॉर्म तो कर रहे होते हैं, लेकिन अगर ये अनस्टेबल हो जाए मतलब कि तो उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो जो एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और उनकी एक्टिविटी जो होती है वो डिस्टर्ब भी हो जाती होती है, डिक्रीज़ भी हो जाती होती है। अगर वो डिस्टर्ब की कोई पीएच ज़्यादा बढ़ जाए या उनका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाए तो उसकी वजह से वो एक्टिविटीज़ जो है अपनी प्रॉपर्ली तौर पर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। देन फर्दर हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो आती हैं कि दे आर प्रोटीन है और ये इनका जो ये हाई मोलिकुलर वेट के होते हैं। इनका जो मोलिकुलर वेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसको गालबन 10,000 टू मिलियन इसका मोलिकुलर वेट जो है वो होता है। देन इसके पास अगली जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आती है जो एंजाइम है उनकी, वो आती है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। जितने भी एंजाइम्स हैं ना वो प्रोटीन होती हैं, मगर एक्सेप्ट आरएनए जो हमारे पास कैटालाइटिक एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से मिलकर नहीं बने होते। सिर्फ वो निकाल के उस ग्रुप के जितने भी हैं ना आरएनए के कैटालाइटिक जो एंजाइम्स हैं ग्रुप के वो निकाल दें, बाकी जितने भी आपके पास एंजाइम्स हैं वो सारे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। गॉट इट। देन फर्दर अब हम बात करेंगे आईयूबी एंड एमबी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के ऊपर। आईयूबी कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री और एमबी कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये क्लासिफिकेशन है, इन्होंने ना उनके आप ये कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन दी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हुई थी जी एंजाइम्स के ऊपर। देन उन्होंने काफ़ी सारे वो अपने पेपर्स भी शाया किए। देन उन्होंने फिर इसको कैटेगराइज कर दिया। जो आपके पास जो एंजाइम्स होते हैं उन्होंने कैटेगराइजेशन कर दी है एक ये नॉमेनक्लेचर में भी आ जाता है। अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना नहीं, यहीं पे आप एक छोटा सा ही एक्सप्लेन कर दें कि जी जो एंजाइम उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दी और दी। देन उन्होंने क्लासिफिकेशन की कि क्या उसका प्रीफिक्स होगा, क्या उसका स्पेसिफिकेशन की थी, उनके वर्ड के अकॉर्डिंगली की थी कि वो क्या काम करते हैं, उसके मुताबिक उन्होंने आईयूबी और एमबी वालों ने उसकी क्लासिफिकेशन कर दी, उस तरह से उनको तकसीम कर दिया। अब हम इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन की थी वो क्या क्या थी और किस तरह से आपने उनको लिखना है, क्या उनकी सीरीज़ थी, क्या हायरार्की थी। तो वो अब हम बात करेंगे। सबसे पहला जो आपके पास आता है ऑक्सीरिडक्टेज। ऑक्सीरिडक्टेज क्या है? ये एक टाइप ऑफ एंजाइम होती है जो कि इन्वॉल्व करती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अंदर, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। इस तरह के जो एंजाइम्स होती हैं ना वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ना वो करवाते हैं। जिस तरह के इसके अंदर आपके पास जो एंजाइम आ जाता है, फॉर एग्जांपल है वो डिहाइड्रोजिनेज है, डिहाइड्रोजिनेज आ जाता है, देन ऑक्सीडेज आ जाता है। तो ये आपके पास ये था ऑक्सीरिडक्टेज। ये एक पहली क्लासिफिकेशन थी ऑक्सीरिडक्टेज की। केस के अंदर क्या है कि एक ऐसे तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसमें, ऑक्सीडेशन के अंदर और रिडक्शन के अंदर। यानी कि क्या है कि ये एंजाइम होते हैं जो कि अपने जो ऑक्सीजन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी करवाते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी। अच्छा, इसके बाद का अगली क्लासिफिकेशन आपके पास आती है वो है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज के अंदर क्या ये एक ऐसे टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है किसकी, वो ट्रांसफर करवाते हैं केमिकल कंपाउंड्स की
सॉरी केमिकल ग्रुप्स की एक जगह से दूसरी जगह पे उसके अंदर लाइक आपके पास आ जाते हैं, अल्कोहल आ जाता है, उसके अंदर आपके पास फास्फेट आ जाता है, कार्बोक्सिल आ जाता है, सल्फेट्स आ जाते हैं, कीटोन्स आ जाते हैं। तो ये यानी कि इसमें होता कि एक एंजाइम जो होती है क्या करते हैं, जो केमिकल ग्रुप होता है ना यानी कि जो भी केमिकल ग्रुप होता है एंजाइम का, वो एक जगह से उठाती हैं, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरी जगह, यानी कि एक जगह से उठाया और दूसरी जगह डाल दिया। ये काम करते हैं ट्रांसफाइनेज। इसके अंदर जो इसकी एग्जांपल्स आती हैं वो मैंने आपको बता दी। नहीं, एग्जांपल्स मैंने आपको नहीं बताया। इसकी पहले एग्जांपल के अंदर काइनेज आ जाता है और साथ में आपके पास ट्रांसमाइनेज आ जाता है। ये आपके पास दो एग्जांपल हैं इसकी। देन इसके बाद हमारे पास थर्ड क्लासिफिकेशन आ जाती है। तो थर्ड क्लासिफिकेशन के हमारे पास हाइड्रोलाइसिस है। अब हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है कि ये एक तरह की टाइप ऑफ एंजाइम होती है। इसके अंदर इन्वॉल्विंग होती है डिफरेंट बॉन्ड्स की। फॉर एग्जांपल इसमें लाइपेज है, पेप्टाइडेज है, इसके अंदर लाइपेज होता है, पेप्टाइडेज होता है और आपके पास है ग्लाइकोसाइडेज होता है। ये आपके पास कुछ है। अब इनका ये क्या करना है कि ये बॉन्ड्स को तोड़ती हैं, ये ब्रेक करवाते हैं बॉन्ड्स को, ठीक है। इसके अंदर ब्रेकिंग ऑफ डिफरेंट बॉन्ड जो आपके पास हाइड्रोलाइसिस है ना, हाइड्रोलाइसिस के अंदर ब्रेक डाउन होती है किसकी, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स की। और इसके अंदर फर्दर क्या है कि ये यानी कि बॉन्ड जो है ना उनको जो तोड़ते हैं, ठीक है, जिसमें लाइपेज है, पेप्टाइडेज है और देन इसके बाद आपके पास ग्लाइकोसाइडेज है। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं। देन आपके पास फर्दर जो क्लासिफिकेशन है, फोर्थ क्लासिफिकेशन है, उसका नाम आपके पास आ जाता है लाइसेस। लाइसेस के अंदर क्या होता है, लाइसेस के अंदर ये एक टाइप ऑफ एंजाइम होता है जिसके अंदर क्या है कि एडिशन और रिमूवल होती है वाटर की। लाइक कोई भी या तो ये ऐड कर लेते हैं किसी चीज़ को अपने अंदर या फिर किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं, रिमूवल कर देते हैं उस चीज़ की, ये वो एंजाइम्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर लाइक एग्जाम्पल्स के अंदर आपके पास ऑक्सीहाइडेज आ जाते हैं और देन इसके बाद आपके अंदर आ जाता है डिहाइड्रेसिस, रिमूव ऑफ वाटर। ये आपके पास इसकी कुछ एग्जांपल्स थी। देन इसके बाद आपके पास आ जाते हैं फिफ्थ पे। हमारे पास जो फिफ्थ क्लासिफिकेशन होती है, फिफ्थ क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास आ जाता है रेस के आइसोमरेस आ जाती है क्लासिफिकेशन। तो आइसोमरेस के अंदर क्या होता है कि ये टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं जिसके अंदर इन्वॉल्व होती है आइसोमराइजेशन की, यानी कि आइसोमराइजेशन रिएक्शंस की। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोसेस है कि क्या आइसोमर्स फॉर्म्स होती हैं, मतलब कि ना इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि यानी कि ग्रुप एक ही है, मतलब कि वो एक फार्मूला एक ही होता है लेकिन उसको अलग अलग स्ट्रक्चर्स में बना के जो है ना वो हम उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो आइसोमराइजेशन होती है। मतलब कि यह एक क्लासिफिकेशन थी इसमें आइसोमराइज की कि जी क्या है कि जी इन्वॉल्वमेंट होती है कि किसके कि जी फार्मूला एक ही रहेगा लेकिन वो अलग अलग तरह से जो है ना अपने अपने वो स्ट्रक्चर्स बना के वो परफॉर्म कर, सो हम आइसोमराइजेशन कहते हैं। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि लास्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो लाइगेज है। लाइगेज के अंदर क्या होता है कि इन टाइप ऑफ एंजाइम होता है जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है अब बाइंडिंग और ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये क्या करते हैं एक या दो मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाते हैं कि ये वो एंजाइम होते हैं जिसको हम लाइगेज। इसके अंदर दो टाइप आ जाती हैं, एक सिंथेसिस आ जाता है, देन इसके बाद कार्बोक्सिलेज। इसके अंदर जो आपके पास फर्दर जो टाइप आ वो है कार्बोक्सिलेज की। गॉट इट। जी अब मैं बात करने लगा हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एंजाइम्स के ऊपर, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है, अच्छा फैक्टर्स में ये नहीं होता कि वो इनहिबिशंस कर देते हैं, वो मतलब कि उसका वो रोक ही दें कि जी नहीं होगा या ये नहीं होगा। उसमें ऐसा होता है कि अप एंड डाउन हो सकता है मसला, मतलब कि जो उसका वो एंजाइम्स है, एंजाइम ने क्या करना है कैटालाइज करवा रहा है, तो वो प्रोसेस ज़्यादा भी हो सकता है या वो बहुत ज़्यादा कम भी हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। तो ये फैक्टर्स जो हैं वो इस कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो इस चीज़ के ऊपर मतलब कि इफेक्ट करेंगे इन एंजाइम्स के ऊपर। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन हो जाए, दूसरा कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम हो जाए, तीसरा टेम्परेचर का इफेक्ट हो सकता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, इफेक्ट ऑफ पीएच है, फिर देन इफेक्ट ऑफ यूवी रेज है, इफेक्ट्स ऑफ इनहिबिटर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ एक्टिवेशन है। डिटेल में इनको एक्सप्लेन करते हैं कि जी सबसे पहले मैं बात करूँगा कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स की कंसनट्रेशन को के ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि ये किस तरह से इफेक्ट डालता है या किस तरह से इसका जो फैक्टर है और ये किस तरह से काम कर सकता है कि जी जो आपके इफेक्ट डाल दें आपके एंजाइम्स के ऊपर। इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको एक डायग्राम पहले बना देता हूँ, लाइक ना 1 2 3 4। अच्छा ये आपके पास एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ओके। जो आपके पास पहला है ना फैक्टर, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ,
यस ठीक हो गया। अच्छा, जो हमारे पास जो पहला एंजाइम होता है ना, जो हमारे पास पहला फैक्टर है, पहले फैक्टर के अंदर बात हमने की थी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब इस बात को समझने कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या है, तो अगर जो सबस्ट्रेट होता है, यानी कि जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का कि हम उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, मतलब कि उसकी तादाद जो उसको हम बढ़ा दें, तो क्या जो सबस्ट्रेट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो भी बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने बात की थी ना कि एक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर काम करता है, दैन उसका रिएक्शन जो बढ़ जाता है। यानी कि एक एंजाइम जो है ना वो एक ही सबस्ट्रेट के साथ काम करेगा, दूसरा एक ही सबस्ट्रेट के साथ काम करेगा। अगर हमने इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया सबस्ट्रेट का, ऑब्वियसली इसकी क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम मज़ीद यहाँ पे सबस्ट्रेट बढ़ा दें, हमारे पास एंजाइम्स अगर नहीं मौजूद हैं, और तो फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। इसका रेट जो अगर सब जो है ना बढ़ाई जा रहे हैं, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा। क्योंकि बात क्या हुई थी कि एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट के साथ ही काम करता है। अब यहाँ पे हमारे पास तो एंजाइम्स हैं ही नहीं, यहाँ पे सबस्ट्रेट ही हमने सिर्फ बढ़ा लिए, तो सिर्फ ये जार के जितना ही काम होगा, इससे ऊपर काम नहीं होगा। गॉट इट। इसके बाद फर्दर हमारे पास आ जाता है कि कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स के कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स का ये इसका उलट आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं छोटी सी डायग्राम बना देता हूँ, उसमें समझ आ जाएगी आपको। अब क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स, आपने एंजाइम्स की कंसंट्रेशन बढ़ा देनी है, ठीक है। आपने एंजाइम, अब सबस्ट्रेट तो आपका चलने चाहते, लेकिन अब आपने क्या है एंजाइम्स को बढ़ा दी। तो क्या बात हो रही थी कि एक एंजाइम एक ही इसके साथ काम कर सकता है। गॉट इट। ये तो एनर्जी बन गई आपस में जी, इन्होंने रिएक्शन स्टार्ट हो गया इनका। लेकिन अब आपने क्या है कि जी ये बढ़ा दिए हुए हैं जी, एंजाइम्स आपके बढ़ चुके हैं, सबस्ट्रेट आपके पास है ही नहीं, तो जी क्या वो नहीं बनेगा, वो रिएक्शन क्या जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा जितना पहले था। ठीक है, ये आपके पास क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर आप सबस्ट्रेट ज़्यादा बढ़ा देते हैं और आपके पास एंजाइम फिर भी चाह रही हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई रिएक्शन ज़्यादा नहीं होगा, उतना ही रहेगा जितना 4 के साथ था। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, अगर आप एंजाइम्स बहुत ज़्यादा बना दें तो, और आपके पास सबस्ट्रेट सिर्फ 4 है, तो सिर्फ 4 तक ही वो उसका रिएक्शन रेट जो है वो हाई रहेगा, उससे ऊपर जो है वो नहीं जाएगा। गॉट इट। यहाँ पे तो मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मुझे मौका मिला तो बोर्ड के ऊपर मैं अच्छे से समझा दूँगा, आपको समझ भी आ जाएगी, साथ आप भी होंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगी आप लोगों को। अच्छा जी, देन इसके बाद हम बात करने लगे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर के। फैक्टर्स पढ़ रहे थे, तो एक टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है कि यानी कि जो एक टेम्परेचर है ना, अगर हम उसको बढ़ा दें, ठीक है, मतलब कि जो भी टेम्परेचर है एंजाइम को उसको हम बढ़ा दें, तो क्या है कि एंजाइम प्रॉपर्ली तौर पे फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगा, एंजाइम डी नेचर भी हो सकता है। जो हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, एंजाइम जिस टेम्परेचर के अंदर काम कर रहा है अपना, वो 35 से 38 है। अगर इससे कम हुआ तब भी मसला है, इससे ज़्यादा हुआ तो तब भी मसला है, ठीक है। मतलब कि जो एंजाइम होगा वो डी नेचर हो जाएगा। अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, लाइक 35 कर दें, 38 कर दें, तो तब भी एंजाइम काम करता रहेगा। लेकिन जैसे ही 38 से थोड़ा सा ऊपर होने लगा तो एंजाइम डी नेचर हो गया, एंजाइम काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इस क्या है कि इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर भी आता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो क्या है कि आपके पास से जो एंजाइम है वो डी नेचर हो जाएगा, वो फालतू हो जाएगा, वो काम नहीं कर सकेगा, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इफेक्ट्स ऑफ यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। अगर इफेक्ट्स आ रहे हैं, आप अल्ट्रावायलेट रेज का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से भी एंजाइम्स जो हैं वो डी नेचर हो सकते हैं और एंजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। देन फर्दर आ जाता है कि इफेक्ट्स ऑफ इनहिबिटर्स, यानी कि जो कि इनहिबिटर्स का मतलब होता है जो कम कर दें, रिएक्शन को कम कर दें। ऐसे कोई आप इनहिबिटर्स, एंजाइम इनहिबिटर्स यूज़ कर रहे थे, या एंजाइम इनहिबिटर्स की वजह से आपके जो एंजाइम हैं उनका वो रिएक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे, वो कम हो गए हैं, तो उस वजह से ये भी एक आपके पास फैक्टर था कि जी आपकी एंजाइम्स के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है, यानी कि कौन किसकी वजह से, एंजाइम्स इनहिबिटर्स की वजह से। फर्दर आपके एंजाइम एक्टिवेशन, एंजाइम एक्टिवेशन के अंदर क्या होता है कि एक्टिवेशन से पता लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मिकदार में बनना हो गया काम, ठीक है, अब एक्टिविटी हो गई एंजाइम्स की, तो यानी कि बढ़ा देते हैं ऐसी चीज़ें जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ा दें, तो उस वजह से भी आपको एंजाइम जो है वो डैमेज हो सकता है, वो डी नेचर हो सकता है। ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि एंजाइम्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं, ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन एंजाइम्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम।
तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम मैं आपको पहले भी बता चुका हुआ था। मैंने आपको थेरीज बताई थी, लॉकेंट की थेरी की और इंड्यूस फिट थेरी मैंने आपको बताया था डिटेल में। अब होता इसको भी मैं आपको डायग्राम के ज़रिए भी बता देता हूँ। वैसे तो मैंने डायग्राम के ज़रिए आपको प्रैक्टिकली कह सकते हैं कि मैंने आपको बता दिया था लॉकेंट की थेरी क्या कहती है और आपके पास इंड्यूस फिट थ्योरी क्या कहती है, लेकिन इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब इसके स्टेप्स क्या होती हैं उसको मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के ना मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने किस तरह से आपके स्टेप हो सकता है और क्या इसमें क्या मैकेनिज्म होगा, तो वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक बात कर दूँ कि पहले जो आपके पास है ना जो लॉक एंड की जो मॉडल है, लॉक एंड की मॉडल जो है ना एम एल फिशर ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और जो आपके पास इंड्यूस फिट मॉडल है वो आपके पास कैशलैंड ने करवाया था। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं स्टेप्स की बात करने लगा हूँ कि सब्सट्रैक्ट क्या मतलब कि स्टेप इनके क्या हो सकते हैं, किस तरह से मैकेनिज्म होता है। तो पहले स्टेप 1 की तरफ आ जाते हैं। तो स्टेप 1 में ये चीज़ होती है कि जो आपके पास एंजाइम है, गॉट इट, एंजाइम जो है ना वो और सबस्ट्रेट इसका कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था ना, लाइक ये आपका एंजाइम्स सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसको हम डिनोट इस तरह से करते हैं, यानी कि E+S कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट होके तो क्या बना देते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इस तरह से इसका अंदर होता है कि मिसाल है कि ये आपके पास एंजाइम था, ओके, ये आपके पास सबस्ट्रेट था। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे। अच्छा, इनके बीच में ना अट्रैक्शन, मैंने आपको बताया ना अट्रैक्शन होती है कि यानी कि एंजाइम अपने ही स्पेसिफिक सबस्ट्रैट के लिए जो है ना, सॉरी सबस्ट्रेट के लिए एक क्या करता है, अट्रैक्शन शो करता है। ठीक है, तो इसी तरह अब ये देखें ना, जिसमें इसकी शेप है सेम, इसी तरह का ही क्या है सबस्ट्रेट इसमें ऐड हो सकता है, कोई ऐसे उल्टा सीधा सा नहीं इसमें आ सकता। ठीक है, अपने ही स्पेसिफिक ये अट्रैक्शन की वजह से क्या है आपस में ये मिल जाते हैं, और ये इसकी जो ये एरिया है इसको हम क्या कहते थे, एक्टिव साइट। ठीक है, जिसके साथ इसने मिलना है। और देन फिर क्या है कि स्टेप 2 के अंदर क्या होता है, इसके अब ये तो मिल गया आपस में। ठीक है, जो आपका सबस्ट्रेट था और आपका एंजाइम आपस में मिल गया। स्टेप 2 के अंदर क्या होता है कि आपके पास कैटालाइज का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि कैटालाइज का प्रोसेस स्टार्ट होने से क्या मरा था कि जो इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, गॉट इट। देन इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद देन आपके पास जो अगली चीज़ आती है वो ये है स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3 के अंदर क्या चीज़ होती है, स्टेप 3 में ये होता है कि जो एंजाइम्स होती हैं ना वो रिलीज़ करता है सबस्ट्रेट को, यानी कि और ये बाहर आ जाता है। मतलब कि ना इस तरह से होता है कि वो बाहर आ जाता है, इस यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पहले सारा काम हो गया, लाइक ये आपके पास सबस्ट्रेट था, ये बाहर आ जाएगा, वापस इसको ये बाहर फेंक देगा कि दीदा अब ये बाहर चला जाएगा। तो ये हो सकता है कि एक टुकड़े में भी आ जाए, 2 में भी आ जाए। ठीक है, ये बाहर चला जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एंजाइम सबस्ट्रेट ओवर एंजाइम प्लस पी। ये जो पी है ना वो ये बना, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको ये आप क्लियर हो गया, यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जब मिला और उसके रिस्पॉन्स में देन जो भी केमिकल रिएक्शन हुआ उसने क्या किया, एंजाइम ने क्या रिपेल कह सकते हैं, यहाँ पे रिजल्ट्स के अंदर हमें एक प्रोडक्ट दे दी। वो ये प्रोडक्ट ही है कि यानी कि यहाँ पे स्टेप 2 के अंदर कैटालाइज का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, और देन स्टेप 3 के अंदर क्या हुआ कि जब कैटालाइज का प्रोसेस मुकम्मल हो गया इसने प्रोडक्ट हमें दे दी, क्या, ये प्रोडक्ट्स हमें दे दी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला ये एक है, ये हम लिख लेते हैं और ये लिखते हैं। ठीक है, यानी कि एंजाइम्स प्लस सबस्ट्रेट क्या बना, हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। दूसरे प्रोसेस यानी कैटालाइज का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तीसरे प्रोसेस कहना हमें प्रोडक्ट मिल गई। गॉट इट। अब हम बात करने लगे हैं एंजाइम इनहिबिटर्स के ऊपर कि एंजाइम इनहिबिटर्स क्या चीज़ें होती हैं। बात करने लगे हैं कि एंजाइम्स की इनहिबिशन के ऊपर, ये इनहिबिटर्स, एंजाइम इनहिबिटर्स के ऊपर बात करें तो इनहिबिटर्स ऐसे हुए जो कि उसके प्रोसेस को रोकते हैं, वो एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। इसकी टाइप्स आ जाती हैं, 2 तरह की टाइप्स होती हैं, एक होता है रिवर्सिबल होता है, एक इरिवर्सिबल होता है। अब रिवर्सिबल के अंदर हमारे पास इस तरह से होता है कि इसके अंदर जो सबस्ट्रेट होता है ना वो उसी तरह का होता है जैसा एंजाइम होता है। ठीक है, वो उससे, जैसा मैंने आपको समझाया ना कि एक लाइक ये
एक आपके पास एंजाइम है, इसने ये आपके पास सबस्ट्रेट है, सेम सबस्ट्रेट एंजाइम जैसे ही होगा, इसने ऐसे आके अंदर इंटरलॉक करना है। अब यही अब ऐसे हाथ यानी कि आपके पास ये एंजाइम अब इस तरह वाला तो नहीं कोई आके इंटरलॉक कर सकता, तो ये तो इंटरलॉक कर रहा है ना, सेम इसी तरह का है आपके पास ये इरिवर्सिबल के अंदर होता है। और जब आपके पास इरिवर्सिबल है ना, इरिवर्सिबल टाइप के अंदर क्या होता है कि ये बाइंड एक्टिव साइट पे नहीं करते, ये कहीं और फंक्शनल एरिया के ऊपर बाइंड कर जाते हैं, मतलब कि ना लाइक ये सबस्ट्रेट है, ये एक्टिव साइट तो इसकी ये वाली बनेगी, इसके अंदर इसको आना चाहिए, लेकिन यानी ये फंक्शनल एरिया के ऊपर कहीं भी ये बाइंड कर जाते हैं और क्या करते हैं कि इनहिबिट कर देते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन को, और ये हमेशा के लिए जो उसका जो आपका एंजाइम है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या है, उसकी इनहिबिशन हो जाती है और वो दोबारा से काम नहीं करता। ठीक है, ये आपके पास एंजाइम्स की इनहिबिशन के ऊपर एक टॉपिक था छोटा सा। देन हमारे पास आ जाता है कि थेराप्यूटिक एंड फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस जो है आपके पास वो क्या है। तो अब हम इसके ऊपर डायरेक्ट हम बात करते हैं। अच्छा, मैंने बात की थी कि थेराप्यूटिक्स और की इम्पोर्टेंस एंड फार्मेसी में एंजाइम्स वगैरह की ना, तो देन फर्दर इसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहला जो है ना आपके पास वो है ग्लैक्टोसाइडेज। ग्लैक्टोसाइडेज जो होता है ना, ये लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए हम जो है वो बच्चों को देते हैं। देन इसके बाद आपके पास है एल एस्पेरागिनेस जो है ना वो कैंसर के लिए हम यूज़ करते हैं, ल्यूकीमिया जैसा, ठीक है, यानी कि WBCs वगैरह की जो कमी है। देन इसके बाद पेप्सिन है, लाइपेस है, माइलेस है, एंड पेप्टाइडेस है, तो ये हम यूज़ करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए, ठीक है। इसके बाद ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन इन्फ्लामेशन के लिए हम देते हैं। इसके बाद नेटोकाइनेज है, नेटोकाइनेज है हम देते हैं इंक्रीज प्लाज्मा प्रोडक्शन के लिए। इसके बाद स्ट्रेप्टोकाइनेज है, स्ट्रेप्टोकाइनेज स्किन अल्सर के लिए। उसके बाद क्लैजोनेज है, कोलैजोनेज भी हम स्किन अल्सर्स के लिए जो है वो यूज़ करवाते हैं। इसके बाद यूरिनेज है जो कि गाउट के लिए हम देते हैं। देन इसके बाद लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम जो कि एक एंटीबायोटिक्स के तौर पे हम देते हैं। इसके बाद यूरोकाइनेज है, यूरोकाइनेज हम यूज़ करवाते हैं डिजॉल्व ब्लड क्लॉट्स के लिए, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस एंजाइम यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, कि आपने बताना है कि फार्मास्यूटिकल्स इंपॉर्टेंस आपने एंजाइम्स की बतानी जो कि इस्तेमाल होती हैं किसमें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स के लिए। देन इसमें क्या हमारे पास आ जाता है ग्लूकोज आइसोमर्स हैं, जो ग्लूकोज आइसोमर्स यूज़ होते हैं प्रोडक्शन ऑफ हाई फ्रक्टोज सिरप्स के लिए। देन इसके बाद आपके पास आता है गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज आ जाता है, ये यूज़ होता है डायग्नोज करने के लिए अल्कोहल अब्यूज़ के लिए और इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस के लिए। देन इसके बाद आपके पास पेनिसिलिन SLI आ जाता है, तो ये यूज़ हम करते हैं प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन के लिए। देन इसके बाद हमारे पास आता जाता है लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेस है, देन ये यूज़ होता है हमारे पास डायग्नोज करने के लिए ल्यूकीमिया और इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस के लिए। फर्दर हमारे पास आ जाता है माइलेस है, तो ये यूज़ होता है डायग्नोसिस पेनक्रेटाइटिस के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा था आज के इस टॉपिक के अंदर। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है।